नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और कमोडिटी बाजार की स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन फोकस करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर कच्चा तेल $80 के नीचे ही बना हुआ है। ब्रेंट $75 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्या इन्हीं यही लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिलेंगे? क्या रेंज रह सकती है? ट्रेडिंग के मौके हैं या फिर इन सब पहलुओं पर करेंगे बातचीत करेंगे सोने की भी कि क्या सोने में खरीदारी का मौका बन रहा है। जिस तरीके से सोना नए रिकॉर्ड हाई छूने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। साथ ही महंगाई पर सरकार का डबल अटैक, एक तरफ शुगर, दूसरी तरफ अनियन के एक्सपोर्ट पर बैन। कितने कारगर होंगे ये कदम? क्या इम्पैक्ट होगा किसानों पर, इंडस्ट्री पर? इस सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया, साथ ही प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। और सबसे पहले तो इनफैक्ट बात कर लेते हैं कच्चे तेल की ही, जहां पर $75 के आसपास ब्रेंट कारोबार कर रहा है और हमने कंसिस्टेंटली $75 के आसपास के लेवल्स ही सस्टेन होते हुए देखे हैं। एशियन डिमांड आउटलुक अभी भी कमजोर ही है और यही कारण है कि प्राइसेस स्लम हुए हैं। तो पहले तो ये बताइए कैसे देख रहे हैं फिलहाल आप कच्चे तेल के भाव को दिनेश जी? नियर टर्म रेंज क्या इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेगी? कोई ट्रेडिंग के मौके बन रहे हैं या छोड़ दें? जी बिल्कुल, 7830 7850 से ऊपर जाने के बाद नीचे में 5755 का कल इसने लो बनाया है। मुझे लगता है ये डिमांड कमजोर है, फैक्टर्स कंडेंसिव नहीं है, मतलब सारी चीजें फैक्टर्ड इन है। अभी मौजूदा स्तर अगर मैं कहूँ तो क्रूड अब 5850 5880 के आसपास, ये पूरी जो रेंज है, ये दायरा है, ये बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। और यहाँ से कम 3 दिनों में आने वाले 6150 का लेवल हमें अपसाइड देखने मिल सकता है। मतलब मैं यूं कहूंगा कि WTI क्रूड जो अभी आई थिंक 70.50 चल रहा है, ये करीब करीब $73 ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना है। और अगर सेफर साइड चलना है तो मुझे लगता है 5900 का कॉल जो 115 117 के आसपास मिलता है, तो इसको खरीदारी करके चले। इसको डबल हो सकता है, 205 का टारगेट और 75 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो 5,900 के आसपास भाव घरेलू बाजार में कारोबार कर रहे हैं। थोड़ा सा रिबाउंड दिखा भी तो 6,100 6,200 तक जा सकता है। वहां पर आप खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कच्चे तेल में। तो ये फिलहाल कच्चे तेल के लेवल्स की बात हुई, लेकिन साथ ही एक राय नेचुरल गैस भी ले लेते हैं और उसके बाद बुलियंस पर फोकस करेंगे। नेचुरल गैस 216 217 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1% की बढ़त है, लेकिन यहाँ पर जो विंटर बाइंग देखने को मिलती है वो नदारद है और प्राइसेस इनफैक्ट रिसेंटली करेक्ट ही हुए हैं। दिनेश जी, नेचुरल गैस पर क्या राय है आपकी? ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। थोड़ा सा पुल बैक रैलीज आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसमें 209 का काफी अच्छा सपोर्ट था, वहीं से पुल बैक रैलीज हमें देखने मिली है। 222 224 के आसपास इसमें दोबारा एक बार बिकवाली का ही अवसर ढूंढना चाहिए। 230 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके दोबारा 209 के आसपास देखने मिल सकता है। ये मिडवे में है, थोड़ा ऊपर जाने का थोड़ा इंतजार करे, 222 का इंतजार करे, 222 में सेल करके फिर नीचे में 209 का दोबारा हमें लेवल देखने मिल सकता ओके, अब बात सोने की कर लेते हैं, जहां पर हमने इंटरनेशनल मार्केट्स हो या घरेलू बाजार हो ऑल टाइम हाइज लगते हुए देखे थे। लेकिन अब वो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का घरेलू बाजार में भी हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हुआ है। $2135 के लेवल से जो हमने देखे थे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगते हुए, और उन स्तरों से $100 के आसपास के ड्रॉप हम ऑलरेडी प्राइसेस में देख चुके हैं। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी ने सपोर्ट किया है, लेकिन डॉलर इंडेक्स रिसेंटली थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। लेकिन अभी भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं $2006 के, उसके ऊपर अभी भी गोल्ड इंटैक्ट है इंटरनेशनल मार्केट्स में। अब देखना होगा कि यहाँ से क्या व्यू बन रहा है। दिनेश जी, पहले तो यही बताइए कि ठीक है, लगातार तेजी के बाद इस तरीके का कंसोलिडेशन, सॉफ्टनेस एक हेल्दी साइन ही होता है, लेकिन नियर टर्म में क्या रेंज आप देख रहे हैं सोने की? 64 200 64 800 आई एम सॉरी 62 200 62 800, ये रेंज में गोल्ड अभी पिछले 2 से 4 दिनों में ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा मूव आने के बाद में मैं कहूंगा एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। अभी भी अगर 64 300 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो एक खरीदारी का ही अवसर मिलेगा। 64 750 का दोबारा इसमें अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। आई एम सॉरी 62 800 का हमें अपसाइड देखने मिल सकता है। और अगर 62 800 का जोन ये क्रॉस करता है तो इसमें 64 600 की पूरी पूरी संभावना है। ओवरऑल काउंटर काफी ज्यादा बुलिश है, मोमेंटम एकदम स्ट्रांग है और कंसोलिडेशन एक ये अवसर है, दोबारा हमें खरीद करने का मौका दे रहा है। ओके, धर्मेश भाटी भी हमारे साथ मौजूद है। धर्मेश, बताइए पहले तो गोल्ड पर क्या सजेशन, इन स्तरों से खरीदारी का मौका है या रुके अभी?
डेफिनेटली सोने की बात करें तो सोने में जो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी, ये कंप्लीटली एक टेम्पररी फिनोमेना है। बट आगे चल के मार्केट में काफी अच्छी तेजी है। मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि ये तेजी बरकरार रह सकती है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट, जो मैं कह रहा था कि जो बेली कर्व शिफ्ट होगा और मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तब सोना और इक्विटी, ये दो मार्केट काफी आउट परफॉर्म कर सकता है। और सोना ऑलरेडी 2000 का जो स्तर है ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि करंट लेवल पे 62,400 के लेवल पे भी आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 62,200 का स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड 62,600 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं इंट्राडे या 1 या 2 दिन के लिए। बट पोजिशनली ये 63,000 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इसकी जो चमक है वो बढ़ती रहेगी। ओके, और सिल्वर पर क्या राय है धर्मेश, यहाँ पर क्या सजेशंस? देखिए, चांदी की बात करें तो चांदी काफी चंचल कमोडिटी, वॉलेटिलिटी इसमें कंटिन्यूस देखने मिल रही है। बट करंट लेवल पे काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि बेस मेटल्स इतनी पिकअप नहीं हुई है। पर मैं रेकमेंड करूंगा अभी भी चांदी में आप निवेश करके चल सकते हैं। 74,500 के स्तर पे आप बाय करें, 74,300 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 75,000 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे अपनी लंबी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में मैं रेकमेंड करूंगा कि ये $30 की कमोडिटी यहाँ पे आने वाले समय में आपको देखने मिल सकती है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 80,000 के लेवल्स आपको आ सकती है। ओके, तो ये राय रही सिल्वर पर, जो 74,400 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब बेस मेटल पैक लेकर आते हैं पूरा ही आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आज के सेशन की अगर प्रिसाइसली बात करें तो कॉपर में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, जिंक ½ ऊपर है, एल्यूमिनियम में ½ की बढ़त है, वहीं लेड फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल्स पर इनफैक्ट हमने रिसेंटली बातचीत की भी थी धर्मेश, ज्यादातर जो व्यू है वो यही है कि 2024 बेस मेटल्स के नाम रह सकता है। उसी व्यू के साथ स्टिक कर रहे हैं क्या अभी? और जो ये रीसेंट हाइस के बाद थोड़े सॉफ्ट हुए हैं प्राइसेस, इसके बाद क्या व्यू है, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी जो तेजी आपको देखने मिल सकती है वो है कॉपर में। अगर तो कॉपर की लास्ट 1 साल की अगर आप चाल देखें, तो ये 700 से लेके 800 के दायरे में ट्रेड हो रही है। नो डाउट मार्केट में काफी फंडामेंटल बाइंग स्टार्ट है, बट इकोनॉमी पिकअप नहीं हो रही है, इस कारणवश आपको तेजी देखने नहीं मिल रही है। प्लस डॉलर इंडेक्स इतनी ऊंचाई पर टच हो चुका है। अगर जैसे ही डॉलर इंडेक्स 100 का आंकड़ा ब्रेक करता है, तो आपको सबसे ज्यादा तेजी कमोडिटी मार्केट में देखने मिल सकती है, और स्पेशली कॉपर। तो मैं कॉपर में 715 के स्तर पे निवेश करने की सलाह दूंगा। 710 का स्टॉप लॉस रहेगा और 725 का इंटर में टारगेट रहेगा। बट लॉन्ग टर्म में ये 750 से 760 तक के जाने की कमोडिटी है, तो मैं निवेश करने की सलाह दूंगा कॉपर में आपको। ओके, तो कॉपर एक बेस मेटल है जहां पर नजर रखकर आप चल सकते हैं। अच्छा, एक बार धर्मेश की राय कच्चे तेल पर भी ले लेते हैं। धर्मेश, यहाँ पर क्या फंडामेंटल्स अब आप देख रहे हैं जो ड्राइव करेंगे प्राइसेस को, और क्या आउटलुक है यहाँ से कि घरेलू बाजार में प्राइसेस 6,000 के नीचे, इंटरनेशनल मार्केट से $75 के नीचे ब्रेंट सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आउटलुक है यहाँ से कच्चे तेल के प्राइसेस पर? देखिए, जो कच्चे तेल में जो फॉल आया था, ये कंप्लीटली एक एंटिसिपेशन था, क्योंकि इन्होंने मैंडेटरी नहीं, वॉलंटरी कटौती की बात की थी। बट जैसे ही मार्केट $70 के नीचे आता है, तो ये जो मीना रीजन है यहाँ पे हलचल होने लग जाती है, क्योंकि मैं भी रहता हूँ यहाँ पे दुबई में, और यहाँ पे भी कच्चे तेल की जो तेजी है वो ये सारी इकोनॉमी को ड्राइव करती है। तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ओपेक आके अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने की और घटाने की जो वॉलेटिलिटी की जो न्यूज है वो आके रखेगी, और ज्यादा करके तो घटाने की बात होगी, तब जाके आपको एक लंबी तेजी देखने मिल सकती है। और प्राइस फिर से $75, यानी WTI अगर 75 होता है, तो डोमेस्टिक मार्केट की बात करो 6,300 से 6,400 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। ये कमोडिटी काफी लंबी तेजी में आ सकती है फिर से, तो मैं सलाह दूंगा कि यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर 2024 इकोनॉमी रिवाइव हुई, तो बेस मेटल और कच्चा तेल ये दोनों एक अच्छी खासी लंबी रैली दिखा सकता है, ना कि सोना और इक्विटी ये टाइम पे। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कच्चे तेल में निवेश करके चल सकते हैं। अगले महीने में अपने पोजीशन बिल्डअप करिए, क्योंकि यहाँ काफी कम दिन रहा है दिसंबर में, तो जैन में आप निवेश करके चल सकते हैं। 5,900 का स्टॉप लॉस लेवल्स पे बाय करें, 5,800 का स्टॉप लॉस रहेगा, 6,200 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं कच्चे तेल में। एक राय डॉलर इंडेक्स पर भी धर्मेश, क्या सजेशंस हैं? प्राइसेस थोड़ा सा, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा स्टेबल तो दिखा है, लेकिन क्या व्यू बन रहा है यहाँ से? देखिए, डॉलर इंडेक्स काफी सीमित दायरे में है, और 100 का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो कंटिन्यूस मेंटेन कर रहा है। इसमें कोई ज्यादा वॉलेटिलिटी है नहीं। दिसंबर 15 के बाद तो काफी थिनली ट्रेड होगा। 2024 इलेक्शन है यूएस के लिए, और डेफिनेटली वो चाहेंगे कि इन्फ्लेशन कब हो, तो कहीं ना कहीं डॉलर में थोड़ी सी आपको स्ट्रेंथन देखने मिल सकती है। तो प्राइस यहाँ से 105, 106 तक जाने की गुंजाइश है, बट ये काफी सीमित दायरे में रहेगा। ओके,
चलिए, तो ये रह रही डॉलर इंडेक्स पर। धर्मेश, शुक्रिया शो में आने के लिए, कोई स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस। दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप, फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर। और स्ट्रैटेजीज लेने से पहले बात करेंगे सरकार की महंगाई पर डबल अटैक की काली खबर है, जिस पर हमने बातचीत की थी। चीनी कंपनियों के लिए कड़वा फैसला सरकार ने लिया है, जहां पर गन्ने के जूस से जो एथेनॉल बनाने पर रोक है वो सरकार ने लागू कर दी है। कल ही नोटिफिकेशन जारी किया गया, 2023-24 के लिए रोक लगाई गई है। हालांकि इंडस्ट्री का कहना है कि एकदम से डिसीजन जो लिया गया है उसका एक इम्पैक्ट होगा कंपनीज पर कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ और भी कदम उठाए जा सकते थे जिसके वजह से इस सिचुएशन को बेटर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता था। तो एक तरफ सरकार ने गन्ने को लेकर ये डिसीजन लिया है, गन्ने के जूस से एथेनॉल जो बनाने की प्रक्रिया थी उस पर रोक लगाई है। और दूसरी तरफ अनियन को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जहां पर सरकार ने 31 मार्च 2024 तक प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, क्योंकि घरेलू बाजार में सरकार सप्लाई बढ़ाना चाहती है। और हमने देखा भी था पिछले 2 महीने के दौरान खासतौर से प्याज की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला था। इस साल हालांकि जो सरकार ने एमएपी तय की थी प्याज की, वो $800 के आसपास की थी। हर महीने लगभग 1 लाख टन से ज्यादा का जो प्याज है उसका एक्सपोर्ट हो रहा था, और इसीलिए अब सरकार ने प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप उठाया है, जहां पर 31 मार्च 2024 तक एक्सपोर्ट अनियन का नहीं होगा। हमारे साथ अमित खरे भी हैं, दिनेश सोमानी भी हैं। दिनेश जी, पहले तो आप बताइए कैसे देखते हैं आप इन कदमों को, और क्या आपको लगता है कि इन कदम को उठाने के बाद जो अवेलेबिलिटी है अनियन की वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा जो ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ शुगर, यहाँ पर प्राइसेस को लेकर अब क्या आउटलुक है? जी बिल्कुल दीपाली जी, अगर आप देखो ये इलेक्शन ईयर है आने वाला 2024, तो गवर्नमेंट की निरंतर जो नजर रहेगी इन्फ्लेशन रहेंगी और आम जनता को राहत देने का इनका पूरा पूरा प्रयास रहेगा। कदम बिल्कुल ठोस है, लेकिन कुछ महंगाई कंट्रोल करने के लिए ये जो कदम उठाए मुझे लगता है कुछ हद तक ठीक है, बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ डिसीजन ले दे जाकि कोई इंडस्ट्री इसमें अफेक्ट हो जाए, ये भी मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। कुछ हद तक की महंगाई इसमें जरूर कंट्रोल होगी, और मुझे लगता है इससे थोड़ा बहुत किसानों को जो नुकसान होगा वो भी गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट करने का पूरा पूरा प्रयास करेगी। तो कॉम्पेंसेटिव मेजर्स भी इसमें गवर्नमेंट के बिल्कुल निश्चित तौर से रहेंगे। अमित, आपको लगता है स्पेशली अगर हम प्याज की बात करें, प्राइसेस थोड़े से अब हल्के होने चाहिए यहाँ से, क्योंकि आप अगर आप नवंबर की बात कर लेंगे तो यहाँ पर कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ी हैं। अक्टूबर में प्राइसेस 30-40% बढ़ते हुए दिखाई दी। तो 2 महीने से तो आग लगी हुई थी प्याज के प्राइसेस में। एक्सपोर्ट रोकने का डिसीजन कितना सपोर्ट करेगा प्राइसेस को? जी दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। मेरे को लगता है एक्सपोर्ट रोकने से कुछ ना कुछ फर्क तो जो है कीमतों में पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है हर महीने 1 लाख टन से अधिक का एक्सपोर्ट जो है अभी प्याज का हो रहा था, और अभी एक्सपोर्ट जो है उससे प्राइस के अभी जो दाम है वो 40 रुपए से लेकर 60 रुपए के आसपास तक बने हुए हैं प्याज के। और एक्सपोर्ट जो है 94% जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। अभी लगता है ये कदम जो गवर्नमेंट ने लिया है उससे प्याज के जो भाव है मेरे को लगता है 20 से 30 रुपए के आसपास तक आ सकते हैं। तो जरूरी है, ये कदम जरूरी था, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का जो फोकस है मेन वो डायरेक्ट कंज्यूमर को फायदा पहुंचाना है। भले जो प्याज हो या फिर दाल हो या फिर राइस हो, मतलब जो बेसिक जरूरी की चीजें हैं कंज्यूमर की, उस पर गवर्नमेंट का अटैक है महंगाई को लेते हुए। तो ये बहुत अच्छा कदम जो है गवर्नमेंट की तरफ से उठाया जा रहा है। डेफिनेटली प्याज की कीमतों में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। ये दीपाली। ओके, चलिए फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर और कुछ कमोडिटीज पर राय लेते हैं। पहले तो जीरे पर ही एक राय लेंगे। दिनेश जी, क्या व्यू है आपका जीरे पर? यहाँ पर लगातार प्रेशर इंटैक्ट है, 36,000 के आसपास हालांकि प्राइसेस हैं। ये लेवल्स हमने पहले भी आते हुए देखे हैं, बट इन स्तरों के आसपास संभलना चाहिए, ये कमजोरी और भी है? जी दीपाली जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये ऐसी कमोडिटी है जिसने 7 महीने में ऑलमोस्ट 30,000 का 65,000 रुपया हुआ, और 2 महीने में 65,000 का दोबारा 37,000 रुपया हो गया। मतलब डबल होने के बाद दोबारा आधा हो गया। बहुत ही वोलेटाइल काउंटर है। अभी हाल फिलहाल 36,000 का लेवल अगर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करता है तो दोबारा एक 39,500 एक पुल बैक रैली हमें देखने मिल सकती है। चार्ट को अगर देखा जाए तो काउंटर में वीकनेस काफी ज्यादा है। जो भी पुल बैक रैली आएगी एक सेलिंग का ही मौका भी हाल फिलहाल देखने मिलना चाहिए, बट ओवरऑल कंडीशंस में पुल बैक रैली जब हम पुल आउट नहीं कर सकते। 36,000 कॉन्ट्रैक्ट जनवरी जब तक होल्ड करता है, ऊपर में दोबारा 39,500 में देखने मिलता है। अमित, बाकी स्पाइसेस पर राय क्या है?
टर्मरिक और साथ ही साथ कोरिएंडर एक अच्छी कमोडिटी नजर आ रही थी वैल्यूएशंस के हिसाब से भी, लेकिन यहाँ भी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है 7,200 के आसपास प्राइसेस। क्या व्यू इन स्तरों से? जी दिवाली, जिस तरीके से बिजाई के जो डेटा आए थे अभी गुजरात से, वो एक्सपेक्टेशन से काफी बढ़ के आए थे, जिसके चलते हमने प्राइजेस में एक करेक्शन देखा। प्राइजेस लगभग 84 के आसपास जनवरी वायदा थे और अभी 7500 के आसपास है। मेरे को लगता है हल्का बहुत करेक्शन थोड़ा बहुत और देखने को मिल सकता है, बट 7200 से नीचे जनवरी वायदा कॉन्ट्रैक्ट जाए ये मेरे को नहीं लगता है। तो ट्रेडर्स को मेरे को लगता है 7300 के आसपास एक बार वापस फिर से अक्यूमुलेशन करना चाहिए। मेरे को लगता है वापस फिर से फ्यूचर में प्राइस 8000 से लेकर 8200 तक टेस्ट हो सकते हैं। तो जो 7300 के आसपास का लेवल है वहां पर ट्रेडर्स को जरूर खरीदारी करनी चाहिए। जी दीपक। ओके दिनेश जी, आपकी तरफ से कुछ और स्ट्रैटेजीज होंगी क्या एग्री कमोडिटी पैक से, फिर चाहे वो कॉटन सीड ऑयल केक हो, कपास हो या ग्वारगम हो? ये कपास में अपने कल लेकर इंटरनेशनल मार्केट 4% की सर्किट थी, काफी तेजी में। वहां पे चाइना के थोड़े एनकरेजिंग एक्सपोर्ट डेटाज है, जिसको लेके बाजारों में तेजी का एक रुख देखने मिला है हमें। अभी मुझे लगता है कि 1580 1582 के आसपास कपास एक खरीदारी का मौका दे सकता है, जो कि ऊपर में 1615 1630 के लेवल पे हमें देखने मिल सकते हैं। कपास एक काफी मुझे स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है ऑन चार्ट, और मेरा इसमें ही खरीदारी का एक राय दिया आज के। ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही आपके लिए एग्री कमोडिटी बास्केट पर। कपास पर भी ट्रेड आप ले सकते हैं। फिलहाल 1% ऊपर कर रहा है भाव ट्रेड, लेकिन खरीदारी की जा सकती है। शुक्रिया अमित और साथ ही दिनेश जी आने के लिए शो में अपने व्यू स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार अब देखिए वादा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में सुमित मल्होत्रा के साथ। नमस्कार।